हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, जिसका संपूर्ण कोर्स है ये उत्तराखंड समूह ज्ञान के लिए है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हमें जो सिलेबस दिया गया है उसके लिए, और उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हमारा कोर्स होने जा रहा है उत्तराखंड का इतिहास, जिसका आज भाग 1 है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का भाग आपका भाग 1, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको उत्तराखंड का इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, और उत्तराखंड की जितनी भी बुकें हैं उनसे निकालकर संपूर्ण तथ्यों का निचोड़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का हमारा जो ये है इतिहास का भाग 1 इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, किसी भी देश के विकास को जानने के लिए दोस्तों उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले इतिहास शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने। इतिहास का जनक इसलिए उनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए उन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इतिहास दोस्तों देखिए, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह प्राचीन से लेकर अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य या तथ्यों पर आधारित वर्णन को ही इतिहास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अनेक प्रकार के स्रोतों से पता चलता है इतिहास के बारे में, तो उसे ही इतिहास कहा जाता है। तो यहाँ से आप दोस्तों ये पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा कि हेरोडोटस ने अपनी जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका, में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और इसी कारण उन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के इतिहास के जो स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं, उनके स्वरूप क्या हैं। उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत लिखित मिलते हैं, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, साहित्य और स्मारकीय चिन्ह प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें उत्तराखंड के इतिहास को जानने में आसानी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग इनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, साहित्य स्रोत क्या है। साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? संस्कृत पाली भाषा से संबंधित जो भी हमें साहित्य स्रोत प्राप्त होते हैं संस्कृत और पाली भाषा के, वे सभी क्या हैं? भारतीय साहित्य, ठीक है। और जो विदेशी भाषाओं से संबंधित है वे क्या है? हमारे अभारतीय साहित्य, यानी कि विदेशी साहित्य, ठीक है। संस्कृत और पाली भाषा से संबंधित भारतीय साहित्य और अभारतीय साहित्य, इन दोनों साहित्य को मिलाकर ही हमें साहित्य के स्रोत प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों, किसी देश के मानवीय जीवन के अतीत की कहानी वहां उपलब्ध सामग्री पर उपलब्ध होती है। इतिहास के ये स्रोत विविध हो सकते हैं, उनका स्वरूप लिखित, भौतिक अवशेषों, साहित्य, सामरिक चिन्हों के रूप में उपलब्ध होता है। अब हमने सबसे पहले क्या डिस्कशन कर लिया? साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत क्या है? संस्कृत और पाली भाषा में जितने भी भारतीय साहित्य के स्रोत मिले हैं वे सभी भारतीय साहित्य के अंतर्गत आते हैं। विदेशी भाषाओं से संबंधित जो भी है, या विदेशी यात्री कोई आए हमारे देश में, तो उनके सबके क्या है? भारतीय साहित्य के अंतर्गत उत्तराखंड का इतिहास मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? भारतीय साहित्य के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो आता है, आपका आता है धार्मिक साहित्य। क्या आता है? धार्मिक साहित्य, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य को अब हम देखते हैं। धार्मिक साहित्य क्या है? उत्तराखंड हिमालय के इतिहास एवं संस्कृति का सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य का उल्लेख मिलता है। मतलब उत्तराखंड के इतिहास में सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण साहित्य में भी किसका? सर्वप्रथम सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद का वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है उत्तराखंड के बारे में? सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? सरस्वती नदी का। ऋग्वेद के तथ्यों के आधार पर ही विद्वानों ने मध्य हिमालय को आदि इतिहास से जोड़ा है। कौन से इतिहास से जोड़ा है दोस्तों? आदि इतिहास से जोड़ा है विद्वानों ने, ठीक है। इस संदर्भ में सरस्वती नदी का उल्लेख प्रधान तौर पर मिलता है। किसका मिलता है? सरस्वती नदी का उल्लेख प्रधान तौर पर मिलता है। यहाँ तक कि सरस्वती, जो कि अब क्या है दोस्तों? वर्तमान अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, जिसकी शीर्ष धारा आज भी सरस्वती कहलाती है। जिसकी शीर्ष धारा आज भी सरस्वती कहलाती है। वैसे तो सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अलकनंदा की शीर्ष धारा को सरस्वती कहा जाता है, ठीक है। जबकि विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है, क्या मानता है? जबकि विद्वानों
विद्वानों द्वारा, जबकि विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है यही क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मध्य हिमालय के वंशीय अध्ययन। मध्य हिमालय के वंशीय अध्ययन के आधार पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पुराणों में कुछ ऐसे संदर्भ मिलते हैं जो इस प्रदेश के इतिहास तथा संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। मध्य हिमालय के वंशीय अध्ययन के लिए इनमें प्रभुत्व सामग्री मिलती है। तो देखिए दोस्तों क्या मिलती है, खस, किरात, नाग, तड़ंग, कुनिंद या कुलिंद यहाँ की सबसे प्राचीन जातियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अभी एक क्वेश्चन बना था उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क में जो अभी हुआ था कि सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, खस। ठीक है, किरात, उसके बाद नाग, तड़ंग और कुलिंद, ये सभी उत्तराखंड की प्राचीन जातियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। पुराणों में उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पुराणों में क्या मिलता है। गढ़वाल मंडल को पुराणों में केदारखंड के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं मंडल को मानस खंड के नाम से जाना जाता है पुराणों में। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, पहला साहित्य है आपका अष्टाध्यायी, जो किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा था दोस्तों। पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी में हिमालय जनपदों का उल्लेख मिलता है तथा इससे पूर्व विद्यमान हिमालय जनपदों का उल्लेख भी अष्टाध्यायी में ही मिलता है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, और मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव, इन चारों ग्रंथों में या चारों रचनाओं में गणदेश के इतिहास व सांस्कृतिक भूगोल पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें नोट करते रहिए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, अब देखिए, कार्तिकेयपुर नगर के खस या शक राजा समुद्रगुप्त के बेटे पुत्र रामगुप्त पर आक्रमण तथा संधि स्वयं भार्या या ध्रुव देवी को उसे दिया। मतलब कार्तिकेयपुर नगर के जो राजा थे उन खस और शक राजा समुद्रगुप्त के बड़े बेटे रामगुप्त ने उन पर क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। और जब उन पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उनके बीच क्या हुई, संधि हुई। संधि में उन्होंने उसे ध्रुव देवी को समर्पित कर दिया। ठीक है, इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है, जो किसने लिखी, विशाखा दत्त ने लिखी। ठीक है दोस्तों, हर्ष चरित्र में मिलता है, जो किसने लिखी, बाण भट्ट ने लिखी, और काव्य मीमांसा में मिलता है, जो किसने लिखी, राजशेखर में लिखी। मतलब जो ये घटना है दोस्तों, ये पूरी की पूरी घटना इन तीनों रचनाओं में मिलती है। ठीक है, ये भी आप नोट करते चलिए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजतरंगिणी किसकी रचना है, कल्लण की। राजतरंगिणी में केदार मंडल तथा स्त्री देश पर ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। मतलब ये ललितादित्य मुक्तापीठ कहाँ का राजा था, जम्मू कश्मीर का, जिसने उत्तराखंड पर क्या करा था, आक्रमण। तो इसकी जो घटना है इसका उल्लेख मिलता है राजतरंगिणी में। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास पर आधारित पुस्तक है राजतरंगिणी। किसने लिखी है, कल्लण ने। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभासार ग्रंथ। सभासार ग्रंथ जिसकी रचना किसने की, राजा सुदर्शन शाह ने। कब की, 1828 में। कितने खंडों में विभाजित है ये, 7 खंडों में। और कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में। इस सभासार ग्रंथ में क्या मिला, क्या मिला दोस्तों, गढ़ नरेशों की वंशावली का वर्णन मिलता है कि गढ़वाल में कितने नरेश हुए, उन सब की वंशावली का वर्णन किस में मिलता है, सभासार ग्रंथ में। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यूके SSC कैसे बना सकता है कि गढ़ नरेशों की वंशावली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, सभासार ग्रंथ में। सभासार ग्रंथ किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। कितने खंडों में विभाजित है, 7 खंडों में। और कब लिखी गई, 1828 राजा सुदर्शन शाह के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, मानवोदय काव्य किसने लिखी, भरत कवि ने। रामायण प्रदीप मेधाकर शास्त्री ने लिखी। और चंद्रोदय किसके द्वारा लिखी गई, कवि शिव के द्वारा। इन सभी में क्या मिलता है, सभी काव्यों में उत्तराखंड की ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। ठीक है, सभी में उत्तराखंड की ऐतिहासिक सामग्री का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वास्तु शिरोमणि किसकी रचना है, शंकर गुरु की, जो कि किसके गुरु थे, श्याम शाह के। श्याम शाह के दरबार में उनके राजकवि के पद पर तैनात थे।
और वास्तु शिरोमणि की रचना किसने की? शंकर गुरु ने, जिसमें श्याम शाह के का उल्लेख मिलता है और जो उत्तराखंड के इतिहास के लिए एक प्रमुख स्रोत भी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो रचना है फतेह प्रकाश, जो हिंदी काव्य है, हिंदी में रचित है हिंदी काव्य, किसके द्वारा लिखी गई है? रतन कवि के द्वारा, जो फतेह शाह जो कि गढ़वाल नरेश थे के जीवन पर प्रकाश डालती है। अब नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल इतिहास। गढ़वाल राजवंश काव्य और गणिका नाटक, गढ़वाल राजवंश काव्य या गढ़राज इतिहास, ये दोनों रचनाएं किसकी है? मौलाराम तोमर की। ठीक है, इनमें भी क्या मिलता है? ऐतिहासिक स्रोत। और मौलाराम जी की एक अन्य पुस्तक क्या याद करेंगे आप? मनमंथ सागर, ये भी किसकी है? मौलाराम की। ठीक है, गुलदस्त त्वारिक ई कहो, गुलदस्त त्वारिक ई कहो, यह रचना किसकी है? मियाँ प्रेम सिंह की। किसकी रचना है? मियाँ प्रेम सिंह की। और इसमें टिहरी का प्रमुख वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? टिहरी का प्रमुख वर्णन मिलता है। तो गुलदस्त त्वारिक ई कहो रचना किसकी है? मियाँ प्रेम सिंह की, जिसमें टिहरी का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोक साहित्य की। लोक साहित्य क्या है हमारे राज्य के? लोक साहित्य देखिए, स्थानीय भाषा में मौखिक गाथाओं को लोक साहित्य के रूप में कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में मौखिक भाषा गाथाएं जो गाई जाती है, जैसे पवाड़े, भाड़ो, मखो और जागर। इनमें क्या होता है दोस्तों? देखिए, राजाओं की वंशावली के नाम लिए जाते हैं राजाओं के, जब ये गाए जाते हैं, या उनके युद्धों का वर्णन मिलता है, या किसी देवी देवताओं के लिए कोई गीत, जागर वगैरह जो भी देवी देवताओं के लिए किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पवाड़े, भड़ो, मखो और जागर। ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात हम करते हैं अभारतीय साहित्य की। मतलब जो भी हमारे क्या थे? विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य जितने भी मिले, धार्मिक साहित्य, लोक साहित्य, उनकी हमने चर्चा भी की। तो अब क्या की चर्चा करेंगे हम? अभारतीय साहित्य की। मतलब जो विदेशों के द्वारा साहित्य से उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो 7वीं सदी में भारत आया था, किसके समकालीन, किसके समय आया था भारत में? किस हर्षवर्धन के समय भारत आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसकी यात्रा वृत्तांत सीयू की। कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी अपनी? सीयू की। इसमें सीयू की में शत्रुघ्न राज्य, गोविसान जिसे क्या कहा जाता है? काशीपुर, मध्य हिमालय राज्य ब्रह्मपुर और स्वर्ण गोत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो शत्रुघ्न राज्य, गोविसान, काशीपुर और ब्रह्मपुर और स्वर्ण गोत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? सीयू की में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जेसुएट पादरी एंटोनियो दे आंद्रोन। ये कौन था? जेसुएट पादरी एंटोनियो दे आंद्रोन। ये श्रीनगर पहुंचने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली यात्री था, जो उत्तराखंड में श्रीनगर सबसे पहले पहुंचा। ठीक है दोस्तों, क्या था ये? पुर्तगाली यात्री, जो 1624 में पहुंचा। उस समय यहाँ पर कौन सा राजा था? श्याम शाह। तो श्याम शाह के शासनकाल में जेसुएट पादरी एंटोनियो दे आंद्रोन पुर्तगाली यात्री पहुंचा उत्तराखंड के श्रीनगर। ठीक है, अब यूरोपीय यात्री आता है। इसके बाद कौन आता है? यूरोपियन यात्री, जो कब आया? 1820 में। उस समय कौन था यहाँ? सुदर्शन शाह टिहरी। यूरोपियन यात्री 1820 में सुदर्शन शाह के समकालीन कहाँ पर आया दोस्तों? टिहरी राज्य में आया। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले आगे सभी भाग समय से प्राप्त हो सकें। ठीक है, और आप चाहे तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, और हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाइए, तभी जाकर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट भाग में, भाग 2 लेकर आऊँगा जल्दी ही। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।